हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी लोग प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होगा जीन पियाजे। थंबनेल देख के आप पहचान ही गए होंगे किस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। जीन पियाजे, जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो चाहे सीटेट का हो, यूपीटेट हो, डीएसएसबी हो, यूजीसी नेट हो, यहाँ तक कि और भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए जीन पियाजे जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है वहाँ से जीन पियाजे से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपके सीटेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन इसके रहते ही रहते हैं। तो आज उन सभी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से 2 मिनट की एक बात करना चाहता हूँ। जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी भी लेट नहीं हुआ है। जिन लोगों ने अगर अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो उनके पास अभी टाइम है और आप पास हो सकते हैं। इतना समय है कि आप पास हो सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपके सीटेट में आपको जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 90 मार्क्स लाने हैं और जो अदर कैटेगरी के हैं उनको 82 मार्क्स लाने हैं। और आपको आपका पैटर्न तो पता ही है, 30-30 मार्क्स के होते हैं सभी में और उन सभी में 15-15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो इस तरह से अगर आप उसको इंटू करेंगे तो 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है। तो 75 मार्क्स अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया, मतलब आपने थ्योरी तैयार कर ली, थ्योरी का मतलब पेडागोजी वाले पोर्शन तैयार कर लीजिए, इसमें कि साइकोलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है और हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, इस तरह करके ये सारी पेडागोजी होती है। पेडागोजी तो एक ही होंगी सभी की, बट वहाँ पे नाम दे दिया गया। पेडागोजी होता क्या है? पेडागोजी होता है वे ऑफ टीचिंग। आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे समझा पाते हैं, यही सारी चीज़ें होंगी। तो मैं आप लोगों के लिए जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं, जो भी जीन पियाजे हुआ, वाइगोस्की हुआ, कोहलबर्ग हुआ, आपके सीटेट में जो पूरी तरह से वहाँ पे सामने सामने ही लिखा हुआ है और उसके बाद भी जैसे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, इंडक्टिव डिडक्टिव चीज़ें हो गई, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक एक करके क्लासेस लाता रहूँगा, जहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वहाँ से आपकी पेडागोजी तैयार होती रहेगी और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा इसके बाद, और आपके थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट होते रहेंगे। तो साइकोलॉजी की जो आपकी पेडागोजी सहित पूरे क्वेश्चन हैं, जहाँ से अगर आपने इन सारी क्लासेस को अच्छी तरह से कर लिया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आप अच्छी तरह से इसको करते रहे तो आप पास हो जाएंगे और अभी ज़रूरत है पास होने की। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता हूँ, जो जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं भी स्टार्ट करी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, आपका सिलेबस देखिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और उनको आगे पढ़ सकते हैं। तो जो हमारी थ्योरी क्लासेस हैं उसमें एक क्लास हम लोगों ने कर ली है। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं आपको बता दूं, उसको आप देख लीजिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वहाँ से आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आज़ादी के पहले निम्न में से कौन सा आयोग आया है, या इनको क्रम वाइज रखिए। वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनको क्रम वाइज आपको रखना है। तो आज का जो टॉपिक है जीन पियाजे है। इसके बाद हम लोग वाइगोस्की लेके आएंगे, फिर कोहलबर्ग लेके आएंगे। जो बाकी टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप सभी लोग ऐसे ही बने रहें। जो भी सुझाव हुआ करें मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और ज़्यादा लोग साथ में जुड़ें और शेयर भी करते रहें, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा करें। तो आज हमारा टॉपिक होगा जीन पियाजे। इनके बारे में हम सारी बातें यहाँ पे करेंगे जो आपके पेपर में आती हैं, पूरी तरह से इसमें पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपका ये दिया गया हुआ, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? अगर जिसको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करें। इसका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा किस प्रकार से बेहतर सीखता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अमूर्त तरीके द्वारा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा, एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज बाय यूजिंग देयर सेंसेस,
कॉम्प्रिहेंडिंग नेचुरल वर्ड्स या निष्क्रिय शब्दों को समझने द्वारा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले इसलिए रखे हैं कि आप के जो पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस तरह के ही आते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको आता है। जिनको नहीं आता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं सभी के बारे में अब हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे यहाँ पे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। देखिए कितना हंसते हुए जीन प्याजे साहब देख रहे हैं कि आइए पढ़ाते हैं अपने बारे में, समझाते हैं अपने बारे में। तो देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं जीन प्याजे के बारे में। किसी भी मनोवैज्ञानिक को पढ़ने से बारे में उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, मगर उससे पहले उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में आपको चीज़ों को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। इससे पहले आपने साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं बाल विकास की, तो उन चीज़ों को भी आपके दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं जीन प्याजे। और हाँ, एक बात और आपसे मैं बोल देता हूँ, आप अपने नोट्स और आपका पेन साथ में लेके बैठें। इससे होता क्या है, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि विचार जो हैं वो आते रहते हैं। हो सकता है जिस समय मैं पीपीटी बनाता हूँ वो चीज़ें उस समय मेरे दिमाग में ना आए, बोलते यहाँ पे पढ़ाते समय मैं वो चीज़ें बोल दूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे होंगी जो यहाँ पे नहीं लिखी होंगी, फिर भी मैं बोलूँगा, तो वो चीज़ें आप लिखते रहिए और यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको भी आप नोट्स बनाते रहिए। यकीन मानिए दोस्त, जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो उससे बेहतर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, पीडीएफ से हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। मैं फ्रेंकली इस बात को बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको वो चाहिए, नहीं। आप अपने नोट्स खुद बनाइए, उससे बेहतर आपके पास कुछ नहीं हो सकता है। अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। मगर हाँ, जब भी आप कभी पढ़ा करिए तो आप अपना पेन और आपके पेपर्स लेके बैठा करिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे साहब का जन्म कब होता है, ये देखिए उल्टा लिख दिया है मैंने, 1980 से 1996 इस तरह से मैंने लिख दिया है, जो कि 1896 होता है और 1980 होता है। तो यहाँ पे ये गलती हो गई, देखिए सबसे पहले यहाँ पे गलती आ गई। तो ये क्या है, 1896 है दोस्तों, 1896। इसको आप लोग प्लीज़ क्लियर कर लें, ये 1896 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इनका जन्म कब होता है, 1896 में होता है और इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो 1980 में होती है। तो आपको पता होना चाहिए बस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। दूसरी बात इनके बारे में पूछ ली जाती है कि वो उनका पेशा क्या था, वो किस पे वर्क करते थे। साइकोलॉजिस्ट तो थे ही, मगर वो जीव विज्ञानी भी थे, जूलॉजी में वो प्रोफेसर थे। और इन्होंने जो भी प्रयोग किए वो अपने बच्चों पे ही किए। और देखो कितना हंस के देख रहे हैं आप सभी लोगों को कि आप लोग इसके विषय में पढ़ रहे हैं, इनके विषय में पढ़ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, देखिए तो उन्होंने जो सारे प्रयोग किए हैं वो अपने बच्चों पे किए हैं। इनके बच्चों के नाम आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। किस पे किए हैं, उनकी पुत्री जिसका कि नाम जैकलिन है और उनके 2 बच्चे जो हैं पुत्र लॉरेंट और लुइसिन। तो इन 2 बच्चों पे उन्होंने सारे प्रयोग किए। किसने, अब देखिए यही मनोविज्ञान है, उन्होंने अपने ही बच्चों पे सारे प्रयोग कर डाले कि किस किस तरह से बच्चों में डेवलपमेंट होता है, उनका संज्ञानात्मक विकास, उनका नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, उनका व्यवहारात्मक विकास किस किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों में ही देख ली। तो स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने एक कॉग्निटिव थ्योरी दी। आज हम लोग जो बात करेंगे जीन प्याजे के बारे में, तो इनके आज हम लोग यहाँ पे संज्ञानात्मक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक थ्योरी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में आते ही आते हैं। तो संज्ञानात्मक थ्योरी पे बात करते हैं। उससे पहले संज्ञानात्मक चीज़ होती क्या है, कॉग्निटिव चीज़ होती क्या है, ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाइट कलर से, आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा होता है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव क्या चीज़ है। संज्ञानात्मक वो चीज़ होती है जो हमारे तर्क में आती है, चिंतन में आती है, इस स्मृति में आती है, बुद्धि में आती है, और हमारे वास्तविक अनुभव से जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमारे संज्ञान में। आप देखते हो जब बोलता है, आप एक चीज़ इसको यहाँ पे समझिए, जैसे कोई कहता है कि ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान का मतलब
उन्हें उस चीज़ का कोई चिंतन नहीं है, उन्हें उस चीज़ का वास्तविक अनुभव नहीं है, उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी हमें कहाँ से होगी? बौद्धिक स्तर पे होगी, तब हम उसको जान पाएंगे। तो संज्ञान का मतलब क्या है? जो भी मानसिक प्रक्रिया रहती है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है, तो वो तर्क, चिंतन, स्मृति, बुद्धि, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? हमारे मानसिक प्रक्रिया से रिलेटेड होती हैं, तो इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। और इसी से रिलेटेड उन्होंने थ्योरी दी है, इसने जीन पियाजे जी ने। तो आज हम लोग बात करेंगे संज्ञानात्मक थ्योरी के बारे में। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की उसकी भी थ्योरी दी है, तो उसकी चर्चा कभी और करेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए इनकी संज्ञानात्मक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको संज्ञानात्मक के विषय में पता होना चाहिए, कॉग्निटिव के बारे में पता होना चाहिए। तो संज्ञानात्मक क्या होता है? जो भी मानसिक अनुभव होते हैं, वास्तविक अनुभव होते हैं, बुद्धि के द्वारा, स्मृति के द्वारा, चिंतन के द्वारा, इन सभी को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। ये चीज़ याद रखिए, सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? संज्ञानात्मक थ्योरी दी। संज्ञानात्मक थ्योरी होती क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी? ठीक है, तो कौन है? जीन पियाजे साहब। देखिए, बता भी रहे हैं, देखो, पढ़ो हमको। फिर इन्होंने बोला संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इनको बोला जाता है। अभी आपने देखा कॉग्निटिव। फिर विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है। तो ये नाम है, कुछ आप इसको याद रखिए और लिखते रहिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे साहब हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे साहब हैं। ऐसे ही वो इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ जीन पियाजे। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली। क्या चीज़ें पढ़ी? दोबारा से रिकॉल करिए इसको। हम लोगों ने पढ़ लिया कि जीन पियाजे साहब जो थे, उनका जन्म 1896 में हो जाता है। और कहाँ होता है? स्विट्ज़रलैंड में होता है। वो एक जीव वैज्ञानिक होते हैं और इन्होंने जो सारे प्रयोग किए वो अपने बच्चों पे ही किए। बच्चों के नाम में उनकी बेटी का नाम था जैकलिन और उनके दोनों बच्चों का नाम क्या है? लुइसिन और लॉरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली। उन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी दी और उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। और उनको मनोविज्ञान का जनक, किस मनोविज्ञान का जनक? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, फिर उनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप इसको याद रखिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ के विषय में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपना ये सिद्धांत जो दिया था, दिया कब था? तो 1963 में दिया था। सिद्धांत का नाम क्या है? इस सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को ज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको अवस्था विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी बोला जाता है, जिसको कि हम कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं। अच्छा, अवस्था विकास का सिद्धांत, अवस्था विकास, क्योंकि जब हम इसमें अभी पढ़ेंगे हम सभी लोग, तो अवस्था क्या होती है कि बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, तो उसके जो विकास होते हैं उस पर सिद्धांत दिया है। इसीलिए इसको अवस्था विकास का सिद्धांत बोला जाता है। ज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत कैसे दिया? कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है बच्चों की, उनमें जो ज्ञान अर्जित होता है वातावरण के द्वारा या वो समझ के द्वारा, जैसे भी होता है, तो उसका जो अध्ययन करेंगे, उसका जो सिद्धांत दिया है वो इन्होंने दिया है। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, और इसको जेनेटिक एपेक्टिकोलॉजी थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आप देखते रहिए और इनको नोट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिसने बालकों की भाषा और चिंतन प्रक्रिया पर किताबें लिखी। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप इनको ज़रूर देख लीजिए, नोट डाउन ज़रूर करते रहिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ जाती हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए। एज ए टीचर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग खुद टीचर हैं ही, अपने अंदर वो एक मोटिवेशन लेके आइए कि आप सभी लोग टीचर हैं, तभी तो यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं। आपने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, या तो आपने कंप्लीट कर ली या आप उस प्रोसेस में हैं, तो वो तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो आप टीचर हैं तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप खुद अब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आप उसी तरह से इन चीज़ों को दिमाग में रखिए। ठीक है, तो इनकी कुछ किताबें हैं, उनको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। इनकी किताब है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, जो कि इन्होंने 1923 में दी थी। दूसरी इनकी किताब है द चाइल्ड कॉन्सेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड, 1926 में दी है।
जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड 1928 में दी है। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड 1932, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द चाइल्ड कॉन्सेप्शंस ऑफ स्पेस। ठीक है, देखिए दो किताबें कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। एक तो उन्होंने वर्ल्ड के बारे में बात करी 1926 में और स्पेस के बारे में बात कर दी 1956 में। इसको इस तरह से भी रिलेट करते हैं, अगर कभी भी आ जाता है तो आप कर पाएंगे, वर्ल्ड पहले आ जाता है और स्पेस फिर बाद में आता है, तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर पाएंगे। तो इनकी ये कुछ किताबें हैं, यहाँ पे बहुत सारी किताबें और भी हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, विशेषताएं जो है उसको पढ़ लेते हैं। सॉरी, विशेषता क्या है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के ऊपर ये प्रयोग किए हैं, अपने बच्चों के लिए किए हैं, तो इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली उससे रिलेटेड वो क्या बोला है, इन्होंने बोला प्रत्येक बालक जो है जन्म से ही क्रियाशील और सूचना संग्रहित होता है। मतलब जो बालक होता है वो खुद से ही जन्म से ही सूचना संग्रहित करके अपनी ज्ञान इंद्रियों और वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है, वो किसी और से नहीं सीखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा कहाँ से सीखता है, वातावरणीय अंतःक्रिया से सीखता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, सूचना संग्रहित करके सीखता है। तो प्रत्येक बालक जन्म से ही क्रियाशील होता है और सूचना संग्रहित होता है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, वो उसको कोई और नहीं बताता है कि उसको दूध पीना है, उसको बोलना है, उसको हंसना है, उसको रोना है। वो देख सुन के जो जैसी उसकी ज़रूरत होती है वो अपने काम करता रहता है। तो इसकी यही सबसे बड़ी विशेषता है, और ये परिभाषा भी है यहाँ पे। उसका ज्ञान जो है वो कहाँ से आता है, ज्ञानेंद्रियों और वातावरण की अंतःक्रिया से आता है। इस चीज़ को आप याद रखिए। प्रत्येक बालक जो होता है वो खुद में विशिष्ट होता है, ये बात इन्होंने बोली है। क्या, प्रत्येक बालक जो है वो क्या होता है, खुद में विशिष्ट होता है, और इसका ज्ञान जो है निम्न से उच्चतर चलता है। इसका ज्ञान कैसे चलता है, निम्न से उच्चतर चलता है, आरोही क्रम में चलता है। ठीक है, इस चीज़ की जैसे यहाँ पे वो चीज़ मैंने नहीं लिख पाई है, बट अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ये चीज़ ये सीटेट में पूछा गया है कि बाल विकास में या पियाजे ने किस तरह का बताया हो कि बच्चों में ज्ञान निम्न से उच्चतर चलता है या उच्च से निम्न की ओर चलता है। तो निम्न से उच्च की ओर चलता है। क्यों, क्योंकि उसने पहले कुछ एक चीज़ सीखी, फिर उसने दूसरी चीज़ सीखी, फिर तीसरी चीज़ सीखी, ऐसे करके उसका ज्ञान यहाँ पे चलता है। और बच्चों को जो है इन्हें नन्हे वैज्ञानिक बोला है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है, तो इन्होंने ही बोला है। और उनको सक्रिय ज्ञान निर्माता बोला जाता है, क्योंकि वो एक्टिव लर्निंग के थ्रू वो सारी चीज़ें करते हैं, खुद ही तो वो सारी चीज़ें सीखते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें खुद ही सीखते हैं। उन्हें खोज व निर्माण की अवधारणात्मक बोला जाता है। क्या, वो अपने आप से ही चीज़ों को खोजते रहते हैं और सीखते रहते हैं। ये चीज़ें इनके बारे में बोली गई, बच्चों के बारे में बोली किसने, जीन पियाजे साहब ने। अच्छा ठीक है, अब जो कि जीन पियाजे में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टर्म हैं, इनके हम लोग जो सिद्धांत हैं उसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। इन टर्म को पढ़ते हुए ही हम सिद्धांतों पे चलेंगे, तो आप जब वहाँ पे वो शब्द आ जाएंगे तो आप उनको रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला शब्द आ जाता है स्कीमा। एक्चुअली स्कीमा होता क्या है, अगर बोल दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है मानसिक संरचनाओं का रूप। मानसिक संरचनाओं का रूप मतलब हम चीज़ों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उनको फिर दूसरी चीज़ों पे अप्लाई कर देते हैं। व्यक्ति के प्रति व्यवहार का तरीका, इस स्कीमा को सूचना का पैकेट भी बोला गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाए सूचना का पैकेट किसको बोला जाता है, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, स्कीमा दे दिया जाए या एडाप्टेशन दे दिया जाए जिसको कि अनुकूलन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम दे दिया जाए जिसको कि साम्यकरण बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सूचना का पैकेट क्या है, सूचना का पैकेट स्कीमा है। जैसे कि आपने देखा कि कोई छोटा बच्चा है, उसने किसी बछड़े को देख लिया, बछड़े को देखा कि उसके भी 4 पैर हैं, और उसी के तुरंत बाद उसने थोड़ी देर बाद एक कुत्ते को देख लिया। जब आपने सबसे पहले बताया कि ये बछड़ा है, तो उसने उसी तरह से उसके मन में एक स्कीमा बैठ गया, एक आकृति बैठ गई। क्या, कि उसके भी 4 पैर हैं, उसके भी पूँछ है और उसके भी 2 कान हैं।
वही सेम चीज़ उस कुत्ते के भी हैं, मगर उसको ये चीज़ नहीं पता है कि इसमें से कि ये कुत्ता है। तो उसके अंदर स्कीमा किस चीज़ का बैठा हुआ है कि कोई चीज़ है जिसके कि 4 पैर हैं, पूँछ है और कान है, वैसी कोई भी चीज़ होगी वो सेम वही होगी। अगर आपने उसको बता दिया कि ये काऊ है, आप बोलते हैं ना काऊ है काऊ है काऊ है, तो वो काऊ है तो उसने कुत्ते को भी क्या बोल दिया, ये भी काऊ है। तो उसके अंदर किस चीज़ का स्कीमा बैठ गया, उस जानवर का स्कीमा बैठ गया कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है वो सेम उस तरह की ही होगी, तो इसको हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है। मानसिक संरचना जिसको कि हम देखते हैं, समझते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसको ही हम स्कीमा बोलते हैं। समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, स्कीमा के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, क्यों, वहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसको ही हम करते हैं। जैसे आपने देखा, यही पहला एग्जाम्पल हमारा यही हो गया कि स्कीमा इस तरह से इनको चीज़ों को देख लेते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है आपका फिर इसमें एक टर्म और दिया गया है, स्कीम्स। अब स्कीम्स उससे जस्ट डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, आपको पता होना। स्कीमा आप एक बार फिर से आँख को बंद करिए, समझिए स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है मानसिक संरचनाओं का स्वरूप, व्यक्ति के प्रति व्यवहार का तरीका, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं उसको स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, यह ज्ञानात्मक भी होता है, मानसिक तरीके से भी होता है। जैसे कि किसी ने कुत्ता देख लिया और उसने फिर क्या किया, एक सियार देखा, उसको नहीं पता, उसने यही कुत्ते को, वो सियार को कुत्ते जैसा ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक स्कीमा तैयार, एक इमेज तैयार है। ठीक है, तो उसको ही हम स्कीमा बोलते हैं। अब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे स्कीमा किसको बोलते हैं। जो मानसिक संरचना होता है, जो सूचना का पैकेट है, जो हमने सीखा है, समझा है, देखा है, देख के समझा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। जिसको कि हम डेली जब करते रह जाते हैं तो वो हमारे आदत में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। जैसे स्कूल ड्रेस पहनना, क्योंकि अब एक बार आपने समझ लिया कि अच्छा ये ऐसी चीज़ है, उसके बाद ऐसा तो करते नहीं है। ड्रेस पहनना, जूता पहनना, ये सारी चीज़ें क्या है, यह है स्कीम्स के तहत आता है। अच्छा, आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से तब रिलेट कर पाएंगे, आपने देखा होगा कि जो लोग बाइक चलाते हैं उनके अंदर उन्हें ये चीज़ सोचनी नहीं पड़ती है कि उन्हें गियर डालना है, उन्हें क्लच लेना है, उन्हें ब्रेक दबानी है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में वो चीज़ें सेट हो चुकी हैं। क्या स्कीमा तो बहुत पहले आएगा, मगर ये चीज़ें यहाँ पे उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो चुकी हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्कीम्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में आपके साथ सेट है। ठीक है। अच्छा, दूसरे तरफ अगर जो रेगुलर बाइक चलाता है उसको स्कूटी दे दी जाए, आपने जो लोग बाइक के बाद स्कूटी चलाई है वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। जब आप स्कूटी चलाते हैं तो आपके पैर कभी कभी स्कूटी पे भी वैसे ही होते रहते हैं जैसे आप ब्रेक वगैरह लगाते हैं या क्लच लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कूटी में दोनों ब्रेक्स होती हैं इस तरह से। तो वो क्या, वो एक स्कीमा है। और जो संगठित तौर पे यहाँ पे चीज़ें एक साथ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। तो स्कीमा और स्कीम्स आप समझिए। स्कीमा क्या है, एक मानसिक स्वरूप है जो आपके दिमाग में है और उसको आप दूसरों पे, दूसरी चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं, वो हो जाता है स्कीमा। स्कीम्स क्या होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न या ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जो होता है, संगठित पैटर्न होता है, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं स्कीम्स बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, एक है आपका एडाप्टेशन, जिसको कि हम बोलते हैं अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन और अनुकूलन। अनुकूलन क्या होती है, ये आपकी एक जन्मजात प्रकृति होती है। ठीक है, जो चीज़ें हम जन्म से ही सीखने लग जाते हैं, वातावरण के साथ समंजन करने के सीखने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। चीज़ों को आत्मसात करने लग जाते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन करते हैं, क्योंकि एडाप्टेशन जो है या अनुकूलन जो है दो तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ भी है, अनुकूलन दो तरह से विभाजित है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अनुकूलन होता क्या है। तो अनुकूलन जो होता है, जो चीज़ एक जन्मजात होता है बच्चे में अपने, उस चीज़ को वो क्या बोलता है, अनुकूलन बोलता है। ठीक है, हाँ,
तो इसकी कितनी क्रियाएं हैं? इसकी 2 क्रियाएं हैं। अनुकूलन की कितनी क्रियाएं हैं? उससे पहले अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन वो होता है जो हम वातावरण के साथ समंजन करके सीखते हैं। जन्मजात प्रकृति को क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। जन्मजात प्रक्रिया होती है जो वातावरण के प्रति होती है। ठीक है, इसकी 2 प्रक्रियाएं हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। एक होता है आत्मसातकरण, उसका ही ऊपर दूसरा नाम है समावेशीकरण, क्योंकि इंग्लिश में तो उन्होंने असाइमिलेशन दे दिया, एक ही टर्म है, आप याद कर पाएंगे, मगर हिंदी में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तो इसको आत्मसातकरण भी बोला है, समावेशीकरण भी बोला है, आत्मीयकरण भी बोला है, किसको? एसिमिलेशन को। और ये किसके पार्ट है? ये एडाप्टेशन के पार्ट हैं। समायोजन या समंजन, इसको क्या बोला है? एकोमोडेशन बोला है। तो एडाप्टेशन 2 तरह से डिवाइडेड है, एक एसिमिलेशन, एक एकोमोडेशन। एसिमिलेशन हिंदी में कई तरह से बोला जाता है और एकोमोडेशन समायोजन या समंजन बोला जाता है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आत्मसातकरण क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है। आत्मसातकरण होता है या समावेशीकरण जिसको हम बोलते हैं, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ कर देखना। ठीक है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ करके देखना, ये क्या होता है? ये एसिमिलेशन होता है। ये क्या होता है? समावेशीकरण होता है। ये आत्मसातकरण होता है। और ये किसका प्रकार है? ये एडाप्टेशन का प्रकार है। एडाप्टेशन अभी आपने पढ़ा, एडाप्टेशन किसको बोलते हैं? जो हमारी जन्मजात प्रक्रिया हैं, जो हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। सपोज करिए बच्चे ने एक साल की उम्र पे उसने देख लिया कि उसको कोई खिलौना दिया गया और उसके पैर हैं 2, तो वो ज़मीन पे ही चलेगा। और ऐसे ही आपने कोई और चीज़ दे दी, उसमें भी 2 पैर जैसे ही निशान है, तो उसने क्या किया? उसको भी ज़मीन पे ऐसे ही चला दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूर्व ज्ञान में ये चीज़ देखी है कि ये काम ऐसे ही करता है। या सपोज़ करिए आपने उसको कोई भी खिलौना दे दिया जिसमें चाबी भरी जाती है, वहाँ पे कुछ निशान सा है, और उसने भी क्या किया? वहीं पे दोबारा से उसको सेम वैसे ही करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उसने आत्मसातकरण हुई है, उसमें आत्मसातकरण कर लिया, मतलब वो चीज़ एडाप्ट कर चुका है वो, कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उसको वहाँ से ऐसे ही चाबी घुमानी पड़ेगी। तो वो क्या है? उसका पूर्व ज्ञान है, एडाप्टेशन वहाँ से उसने किया है। अब उसको क्या कर रहा है? वो आत्मसात कर रहा है। एडाप्टेशन किया, अब उसको आत्मसात कर रहा है, मतलब पूर्व ज्ञान में उसने क्या किया? नया ज्ञान जोड़ दिया। नया ज्ञान उसको बताया तो नहीं गया, उसने क्या किया? जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो चीज़ ऐसे ही चलती है, उसने दूसरी चीज़ को भी ऐसे ही चला दिया। दूसरा पॉइंट आ जाता है एकोमोडेशन, समायोजन या समंजन। अब ये क्या होता है? ये होता है स्कीमा में संशोधन करना, अथवा नया ज्ञान जो होता है पूर्व स्कीमा में चेंज कर दे। जैसे नया ज्ञान क्या करे? पूर्व स्कीमा में चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ ले ली और ऐसा बोल दिया गया कि ये चीज़ सही नहीं है, और उसने क्या किया? फिर उस चीज़ को बदल दिया। जैसे कि आप पाते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था एक एग्जाम्पल के तहत, कि वहाँ पे उसने गाय के बछड़े को देखा था, वो उसका पूर्व ज्ञान था, और वो क्या था? एडाप्टेशन था उसका। मगर अब उसको ये चीज़ का अनुभव हो गया है, जब वो कुत्ते को देखेगा तो इस चीज़ का अनुभव हो गया है कि अब ये क्या है, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो चुका है इस चीज़ का, और उसने अब वो संशोधन करने लग गया है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। उसको संशोधन क्या करने लगा? नहीं, वो बछड़ा था या वो गाय थी, और ये क्या है? ये कुत्ता है। तो उसमें ये चीज़ क्या हो गई? ये उसमें एकोमोडेशन कर दिया, उसमें समायोजन करने की क्षमता आ गई, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, समायोजन की करने की क्षमता किस में आ गई? वो जो उसके मानसिक संरचना में स्कीमा बना हुआ था, या स्कीमा था। स्कीमा क्या होता है? मानसिक संरचना थी। तो मानसिक संरचना जो था उसको वो बदलने लग जाता है। इसको क्या करने लग जाता है? बदलने लग जाता है। मतलब एक जो उसका पूर्व स्कीमा बना हुआ था, पूर्व मानसिक संरचना थी, उसको बदलने लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे कि उसे पता था वो बछड़ा है और ये कुत्ता है, तो जो पूर्व स्कीमा था उसको चेंज कर दिया उसने। और एसाइमिलेशन क्या था? एसाइमिलेशन क्या था? जो भी उसका स्कीमा बना हुआ था उसमें ही उसने चीज़ों को जोड़कर बता दिया। जैसे कि वो बछड़ा है तो वो भी दूसरा चीज़ भी क्या है? वो बछड़ा ही है, तो इसको एसाइमिलेशन बोला। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। स्कीमा क्या होता है? इतने ही पॉइंट हैं यहाँ पे। अभी उसके बाद आगे वाले पॉइंट को भी देखते हैं। तो क्या स्कीमा क्या है? सबसे पहले रिलेट करते रहिए। स्कीमा वो जो है जो मानसिक संरचना है। फिर एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन जो है वो जो स्कीमा में संशोधन कर दे, पूर्व ज्ञान में, या पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ के उसमें चेंज कर दे।
वो क्या है, एकोमोडेशन होता है। एक और यहाँ पे पार्ट आ गया जो आपका इक्विलिब्रियम, जिसको कि साम्य धारण बोलते हैं या संतुलीकरण। इस चीज़ को याद करने की बहुत ज़रूरत है। इसको कैसे समझेंगे, इस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो आत्मसातकरण है, एसाइमिलेशन, जहाँ पे हम पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं, और समायोजन, जिसमें कि हम अपने स्कीमा को चेंज कर देते हैं, उन दोनों के बीच में संतुलन बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से ऐसे देखेंगे, वही सेम चीज़ें उसको देख लिया कि सबसे पहले उसने बछड़ा देखा था, उसमें चीज़ों को उसने ऐड करके उसने क्या बताया, दूसरा कि उसका स्कीमा बन गया, उसका किसका, बछड़े का। और उसने देख लिया कि इसमें नया ज्ञान जोड़ दिया, तो उसमें उसने चीज़ क्या बोल दी, जब उसमें नया ज्ञान जोड़ेगा तो असाइमिलेशन कर दिया। बट उसने उसके बाद देखा कि अरे उसको और जानकारी हो गई, तो उसने कहा ये बछड़ा नहीं है, ये क्या है, ये कुत्ता है। उसमें किस चीज़ की बात आ गई, इस चीज़ की बात आ गई, एकोमोडेशन, समायोजन करने लग गया। मगर फिर उसने देखा कि एक गाड़ी आ रही है, घोड़ा गाड़ी आ रही है सपोज करिए, जो कि जिसको तांगा वगैरह बोलते हैं। फिर उसने देखा कि अच्छा, ना तो बछड़ा है ना कुत्ता है, ये तो घोड़ा है। क्या किया, उन दोनों में उसने चीज़ें बदल दी, या उसका स्कीमा उस चीज़ का बदल चुका था, और उन दोनों में उसने समायोजन किया। क्या समायोजन किया कि ना तो ये स्कीमा है, सॉरी, ये स्कीमा उसका जो था वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे एकोमोडेशन और असाइमिलेशन के साथ उसने चीज़ों को बदलते हुए यहाँ पे पाया, क्या उसमें इस चीज़ की समझ आ चुकी है। उन दोनों के बीच में वो क्या करने लग गया है, समायोजन करने लग गया है। जैसे कि उसने कुत्ता देखा, कुत्ता देखने के बाद उसका जो स्कीमा बना हुआ था, उसे असाइमिलेशन के साथ उसने पहले उसको बताया कि ये भी कुत्ता होगा, मगर फिर उसमें समझ आई कि नहीं, ये कुत्ता नहीं है, मतलब असाइमिलेशन की बात करी उसने, ये कुत्ता है। उसके बाद फिर क्या, उसके समायोजन की, एकोमोडेशन की बात करी कि ये कुत्ता नहीं है, और उसमें उसने स्कीमा को चेंज कर दिया, ठीक है। और फिर इन दोनों चीज़ों में जो उसने डिफरेंस पाया, क्या, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जो उसने तुलना करी घोड़ा गाड़ी देख के, क्या बछड़ा अलग है, कुत्ता अलग है, और ये घोड़ा गाड़ी अलग है। तो इसमें क्या, ये चीज़ क्या होती है, इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों के बीच में वो संतुलन कर पा रहा है कि वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो अब आप उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर पाए होंगे। तो यहाँ तक जो था जीन पियाजे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो पहले एक बार फिर से आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। क्या था, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे, और इन्होंने प्रयोग जो है अपने बच्चों पे ही किए थे। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, तो संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने थ्योरी दी है। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। और जब हम इनके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, उससे पहले ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ अब आप इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और अभी तक जो लोग बने हुए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नई वीडियो जैसे ही आएगी आप लोगों को जल्दी ही मिलती रहेगी। तो स्कीमा के बारे में आपने पढ़ लिया, स्कीम्स के बारे में पढ़ दिया, पैकेट्स होते हैं ये। पैकेट्स क्या होता है, स्कीमा होता है, पैकेट ऑफ नॉलेज, या हम कह सकते हैं सूचना, हाँ नॉलेज ही। स्कीम्स क्या होता है, आपका संगठित पैटर्न होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ लिया अनुकूलन, एडाप्टेशन, जो कि जन्मजात प्रक्रिया होती है, प्रकृति से हम समंजन करके सीखते हैं। इसकी दो इकाइयाँ होती है, असाइमिलेशन और एकोमोडेशन। असाइमिलेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ करके देखना। वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या बोलता है, असाइमिलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है, जो कि हमारे स्कीमा में संशोधन करना और नया ज्ञान पूर्व स्कीमा को चेंज कर दें। फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण। तो यहाँ तक ये बेसिक चीज़ जो थी वो आपकी कंप्लीट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी, क्योंकि आपको पता है पहले सिर्फ एक दिन में पेपर हो जाता था सीटेट का, अभी क्या है, अभी वो कई दिनों तक चलता है। तो इतने सारे क्वेश्चन अब बनने लग जाएंगे, अब वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है दोस्त। इनके नोट्स बनाइए और इनको 1 से 2 बार पढ़िए, फिर यहाँ से आप कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ लें, आप इसको आसानी से दे पाएंगे। वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनकी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इनके स्टेजेस के बारे में। तो जीन पियाजे जी ने इनकी स्टेजेस 4 पार्ट में दी हैं। कितनी, 4 पार्ट में दी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कि संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। फिर दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। पहली स्टेज जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है,
दूसरी स्टेज 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी स्टेज 7 से 11 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं पे कुछ किताबों में 12 भी दिया गया है, मगर आप ऑप्शन में 12 और 11 एक साथ कभी भी नहीं देगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर वहाँ पे 7 से 11 है कंक्रीट ऑपरेशन है तो 7 से 11 लगाएंगे, अगर 11 है तो साथ में 12 कभी नहीं देंगे, तो या तो 11 देंगे या 12 देंगे। ज़्यादातर 7 से 11 ही देते हैं, तो मैंने भी 7 से 11 ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ है 11 के बाद एडल्टहुड। कुछ लोग इसको कई तरह से बोलते हैं कि ये आगे तक चलती है, तो किशोरावस्था तक चलने की प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो आप ये स्टेजेस पहले तो याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये क्रम वाइज रखने के लिए स्टेजेस ही पूछ लेते हैं कि इनके स्टेजेस को आप इनके अनुसार रखिए, जिनमें क्रम वाइज रखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, जैसे भी रखना है आपको रखिए, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इनकी सबसे पहली स्टेज कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, जहाँ से बच्चा संवेदना से चीज़ें सीखता है, वो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 साल तक होती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। उसके बाद कौन सी अवस्था होती है? ठोस संक्रिया की अवस्था, जो कि स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है, ठीक है। फिर आपकी जो फोर्थ स्टेज है वो कौन सी होती है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। तो दोस्तों ये चारों स्टेजेस आपको पहले पता होनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ पे बढ़ने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ें और छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ें। सपोज़ करिए इतना सारा मटेरियल आपके पास है, इतना सारा आप कैसे पढ़ पाएंगे एक साथ? नहीं, तो आप क्या करिए, पहले एक पार्ट को उठाइए, फिर दूसरे पार्ट को उठाइए, फिर तीसरे पार्ट को उठाइए। एक साथ सभी में से मत पढ़ने की कोशिश करिए, धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में उठाइए। इसको जब आप उठा लेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप इनके स्टेजेस के बारे में पढ़िए, और ये कब से कब तक के, फिर एक एक स्टेजेस के बारे में भी पढ़िए। एक साथ कभी मत पढ़िए किसी भी चीज़ को। इनकी कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पहली स्टेज जन्म से 2 साल तक चलती है, दूसरी स्टेज 2 से 7 साल तक चलती है, तीसरी स्टेज 7 से 11 तक, और चौथी स्टेज जो चलती है वो चलती है 11 से आगे तक। कई लोगों ने बोल दिया है किशोरावस्था या आगे तक चल रहे हैं, तो इस तरह से आप समझिए लास्ट स्टेज 11 से एडल्ट हो तक या किशोरावस्था तक ये चलती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, जिसका अन्य नाम है, देखिए वही बात मैंने बोली कि इसके इंग्लिश में तो एक ही नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, मगर हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, कई सारे नाम पूछ लिए जाते हैं। वहाँ पे वो संवेदी गामक अवस्था ना पूछ के उसने क्वेश्चन कर दिया कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में तो उसने सेंसरी मोटर स्टेज लिख दिया, अगर जो हिंदी में लिखेगा तो सपोज करो वहाँ पे संवेदी गामक न लिख के या संवेदी पेशी ना लिख के उसने लिख दिया क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक स्तर की अवस्था, तो वो इसको ही बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज को, संवेदी पेशी अवस्था को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अन्य नाम आप याद रखिए, क्या बोलते हैं? इसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, इसको क्रियात्मक स्तर की अवस्था बोलते हैं, इसको संवेदनात्मक अवस्था बोलते हैं, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। और इसका ड्यूरेशन क्या होती है? वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था ही होती है। संवेदी गामक अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे जो है संवेदना से सीखते हैं। संवेदना मतलब जो इसकी इंद्रियाँ होती हैं उनसे सही चीज़ देख के सीखता है ना, सुन के सीखता है, इस तरह से चीज़ें वो सब क्रिया करके सीखता है। आगे बढ़ते हैं, इनकी विशेषता देखिए। इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास होता है। बौद्धिक विकास होता है और संज्ञानात्मक विकास अभी हम लोगों ने समझ लिया है क्या कैसे होता है, जो कि सहज क्रियाओं से होता है। सहज क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि चूसना है, पकड़ना है, छोड़ना, हंसना, बोलना, चढ़ना, उतरना, खेलना, कूदना, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो सहज क्रियाएं हैं, जो बच्चा, आप देखिए ये पहली स्टेज। अब एक बात मैं आपको यहाँ से बोलूँगा, जब हम लोग पहली स्टेज पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए। तो आपके घर में, आपके आस पड़ोस, कहीं पे भी जब 2 साल का बच्चा रहे, आप उस 2 साल के बच्चे को इमेजिन करिए। आपने जब आप इस स्टेज में हैं तो आपने हर इनके सभी स्टेजेस के बच्चों को देखा है। तो जब यहाँ पे बात करी जाए
कि सेंसरी मोटर स्टेज, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए तुरंत के तुरंत ही, क्या 0 से 2 साल के बच्चे की बात करी जा रही है। अगर वहाँ पे बोल दिया जाए कि बच्चा गणित के सवाल सॉल्व करता है, वहाँ पे ऑप्शन ये दिया जाए तो ये तो नहीं होगा। तो आपको बस यही पेडागोजी भी है दोस्त, यही टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, क्योंकि आपको बस उन चीज़ों को रिलेट करना है। जब वहाँ पे कोई भी चीज़ बात करिए कि बच्चा कोई भी चीज़ चूस के खाता है, तो चूस के खाता होगा तो किस एज में चूस के खाता होगा, तो स्टार्टिंग यहीं से होगी ना। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पहले समझिए कि वो किस एज के बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 0 से 2 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें वो क्या करता है, उसमें वो सहज क्रियाएं करता है। और ये सहज क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पे कुछ लिखी हैं, कुछ मैंने नहीं लिखी हैं, वो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब होता क्या है, ये जो इनकी विशेषताएं हैं या जो सहज क्रियाएं हैं, इसको भी इन्होंने 6 तरह से डिवाइड किया है, उसको भी देखते हैं। इनकी भी 6 उप अवस्थाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं समझते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन मैंने आप जैसे कि आपसे बोला कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे कि जो पहली स्टेज है, ये भी क्या है, 6 तरह से ये डिवाइडेड है। और वो 6 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एक तो इनकी सबसे पहली अवस्था है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। और ये स्टेज कब से कब तक चलती है, ये जन्म से 30 दिन तक चलती है। वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन यही आ जाए कि जन्म से 30 दिन तक चलने वाली अवस्था को क्या बोलते हैं, तो इसको स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी बोलते हैं। या इस तरह से पूछ लें कि जन्म से 30 दिन तक चलने वाली अवस्था, इनकी जो प्याजे की स्टेज है किस में आती है, संवेदी गामक में आ जाती है, ठोस प्रक्रिया में आती है, औपचारिक में आती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए किस में आती है, ये इनकी ही स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। और इसमें बच्चा करता क्या है, जन्म से 30 दिन का बच्चा इसमें क्या ही करेगा। इसमें जो सबसे पहले इसमें बात करी गई है, यहाँ पे इन्होंने इसकी बात करी है कि बच्चा जो है चूसने का प्रतिवर्त होता है। उसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्शन किस चीज़ का होता है, चूसने का होता है। इस चीज़ में उसने बात करी है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट में इसी तरह से कि चूसने का प्रतिवर्त जीन प्याजे की किस स्टेज में होता है। अगर वहाँ पे उन्होंने दे दिया गया रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे सीधे सीधे सेंसरी मोटर स्टेज भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज का ही ये पार्ट है। तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए, क्या वो चूसने की अवस्था किस में आ जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ना देके उन्होंने अगर इस तरह से ही दे दिया कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, तो वहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था में वो बच्चा चूसने का प्रतिवर्त होता है। ठीक है, पहली स्टेज आपको क्लियर है, सेंसरी मोटर स्टेज। पहले तो इनके सिद्धांत जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। और इसमें जो पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, यह भी 6 पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी जो पहली क्रिया है वो जन्म से 30 दिन तक चलती है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के साथ। दूसरी आ जाती है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्शन। अब देखिए यहाँ पे स्टेजेस के नाम लिखे उनसे इन चीज़ों को आप क्लियर कर पा रहे हैं। सॉरी, पहली, जन्म से 30 दिन तक वो बच्चा क्या ही करता है, ऐसा काम करता है चूसने का प्रतिवर्त। मतलब आपने देखा होगा बच्चा ज़्यादातर वो क्या ही करता है, हाथ बंद किए हुए, मुट्ठी बंद किए हुए, बस उसको दूध ही पीना है, बस एक ही काम उसको करना है। फिर जब वो थोड़ा सा 30 दिन के बाद बच्चा जब हो जाता है, तब वो कुछ एक्शंस करने लग जाता है। जैसे वो एक्शंस कैसे, मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप उन बच्चों को देखिए, उनकी अवस्था के साथ उन बच्चों को देखिए, आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे दोस्त, आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्शन, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सर्कुलर मतलब जो कि एक प्रमुख एक्शंस उसमें आ जाते हैं 1 से 4 महीने के बच्चे, वो स्टेज कौन सी होती है सेंसरी मोटर की, इसमें जो दूसरी है वो 1 से 4 महीने के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें वो बच्चा करने क्या लगता है, दोहराव करने लगता है, निगलने लगता है, हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। तो वो किस में करता है, वो 1 से 4 महीने के बच्चे, जैसे कि आपने उसके गाल पे हाथ रख दिया, उंगली पकड़ा दी, तो वो सारी चीज़ें इस तरह से वो करने लग जाता है। वो किस में करता है, वो दूसरी स्टेज में करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी दोस्तों। अगर कोई भी गलती हो रही हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसकी थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। इसकी जो थर्ड स्टेज है, जिसको कि हम गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था बोलते हैं, मतलब स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्शन। एक प्राइमरी सर्कुलर एक्शन जिसमें क्या करने लगता है बच्चा, निगलने लगता है, हंसने लग जाता है, इस तरह से। और गौड़ जो कि स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्शन, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी। प्राइमरी की एज क्या है, जो कि 1 से 4 महीने, और सबसे पहले वाले की क्या है, जन्म से 1 महीने, और फिर गौड़ वाले की क्या हो जाती है, 4 से 8 महीने तक। अब 4 से 8 महीने का बच्चा क्या करता है, देखिए आपने देखा है 4 से 8 महीने का बच्चा क्या करता है, उलटने पलटने वाली चीज़ें करने लग जाता है। आपने कभी देखा है कि 4 से 8 महीने का बच्चा जब
थोड़ा सा बैठने की कंडीशन में आने लग जाता है, या उसको कोई भी चीज़ उलटने पलटने लगता है। आपने किताब दे दी उसको तो उलट पलट देता है, फाड़ देता है, उसको वो सारी चीज़ें मनोरंजक लगने लग जाती हैं। तो ये सीटेट में प्रश्न आया हुआ था कि बच्चे को किस स्टेज में चीज़ें मनोरंजक लगने लग जाती हैं, तो वो सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज में लगने लग जाती हैं, या सेंसरी मोटर स्टेज में लगने लगे। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे की एज को दिमाग में रखते हुए आप चीज़ों को चलते रहिए। फिर आ जाता है फोर्थ स्टेज, गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्टेज। अब देखिए यहाँ पे जो भी है पेडागोजी क्या है, ये आपके दिमाग का सब्जेक्ट है। इसको चीज़ों को लेके चलिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए इनके साथ ही चीज़ों को आप रिलेट करते हुए चलते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या एक शब्द दिया गया, कोऑर्डिनेशन, दोनों में समन्वय बनाएगा। किन चीज़ों में? जो कि पहले वो चीज़ें उसने अर्जित करी उसमें क्या बनाएगा, स्कीमेटा भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। स्कीमेटा अभी आपने पढ़ा हुआ है, क्या स्कीमा पढ़ा हुआ है, क्योंकि स्कीमा के मानसिक चीज़ें जो प्रक्रियाएं वो हो रही हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने लग जाता है, उसमें खोजने की शुरुआत होने लग जाती है, क्या गोल ओरिएंटेशन होने लग जाता है, लक्ष्य साधन पर बल देने लग जाता है। तो ये प्रश्न आया हुआ है सीटेट में कि बच्चे में गोल ओरिएंटेशन की प्रक्रिया कब होने लग जाती है, या लक्ष्य साधन पर प्रक्रिया वो कब करने लग जाता है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में करने लग जाता है। और उसमें भी कब करने लग जाता है, तो फोर्थ स्टेज पे करने लग जाता है, जिसको कि स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टेज बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आपने देखा बच्चे को कोई भी बॉल दे दी, वो थोड़ा सा चलने लग जाता है ना घुटनों के बल, वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, उसी बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है। वो किस स्टेज में आ जाता है? वो फोर्थ स्टेज में आता है। प्याजे की फर्स्ट स्टेज की फोर्थ स्टेज में आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पांचवी स्टेज, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। अभी प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन देख लिया। अब हम इसकी तीसरी अवस्था, मतलब उसके आगे की अवस्था देख लेते हैं। अब दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसकी स्टेज क्या है, 12 से 18 महीने। सबसे पहले वाली फिर से रिकॉल करिए, देखना नहीं बिल्कुल भी, फिर से रिकॉल करिए यहीं पे बैठे बैठे। क्या इसकी जो पहली अवस्था थी वो कितने महीने के बच्चे के लिए है? जन्म से 1 महीने के लिए। दूसरी अवस्था कितनी होती है? 1 से 4 महीने के लिए। फिर तीसरी अवस्था 4 से 8 महीने के लिए हो जाती है। उसके बाद 8 से 12 महीने, और फिर आपकी जो आ जाती है 12 से 18 महीने के लिए। इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दोस्त। क्या लिखा हुआ है? प्रयत्न और त्रुटि के साथ वो चीज़ों को करने लग जाता है। प्रयत्न और त्रुटि के साथ कैसे चीज़ों को करने लग जाता है? आपने देखा होगा बच्चे को अगर कोई भी खिलौना दिया जाता है तो वो उसका पता चला उसने पूरा खोल दिया, पैर खोल दिया, हाथ खोल दिए, सारा कुछ उसने खोल दिया, और फिर वो चलाने की भी कोशिश करता है। गाड़ी देखिए ना आपने, गाड़ी वो पूरा खोल देता है, फिर उसको ऐसे ही चला, पहिया निकाल देता है, उसको निकालने की कोशिश करने लगता है, और फिर उसको वो सही करने की कोशिश करता है। मतलब वो जो गलतियाँ करता है उससे ही उन चीज़ों को दोबारा से वो सीखने की कोशिश करते रहने लग जाता है। तो प्रश्न ये आया हुआ है सीटेट में कि बच्चा जो है ट्रायल और प्रयत्न और उसमें किस में सीखता है, तो वो सीखता है पांचवी स्टेज जो कि होती है स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, उसमें सीख लेता है। किसकी? सेंसरी मोटर स्टेज की। प्रयत्न और त्रुटि की बात किस में आ जाती है? ठीक है, और बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद 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 इंपॉर्टेंट है जो कि आपका यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इनकी जो 6th स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आने लग जाता है। अब देखिए उस स्टेज का नाम पहले पढ़ लेते हैं, मानसिक संयोग द्वारा साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। अब मेंटल कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, मतलब अब बच्चा 18 से 24 महीने के बीच का है, या 24 महीने होने वाले, 18 महीने का हो गया है, 19 महीने का है। उसने 0 से लेकर 18 महीने तक क्या सीखा? बहुत सारे उसके दिमाग में स्कीमा होंगे या नहीं होंगे? तो बहुत सारी उसने लर्निंग करी होगी प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारी चीज़ें उसने करी हैं, और वो अपने सारी चीज़ें यहाँ पे लगाता है। उसमें क्या एक वस्तु स्थायित्व हो जाता है। स्थायित्व मतलब एक ठहराव आने लग जाता है थोड़ा थोड़ा सा। क्या? जैसे कि अब आपने क्या किया, बच्चों को देखा होगा, कोई भी आता है उस बच्चे को चाबी दिखाता है, क्योंकि अब उसमें वो चीज़ समझ आ गई है। चाबी दिखाता है और वो फिर आपने उससे ले ली, आपने चाबी दे दी उसको, बच्चे को, तो उसने ले ली और आपने बोल दिया वो चाबी खो गई, और आपने पीछे उसको छिपा लिया। तो होता क्या है, बच्चा अब इस चीज़ को समझ चुका है, वो चाबी कोई चिड़िया आड़िया लेके नहीं गई है,
वो आपने उसको छिपा लिया है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो सीटेट में डायरेक्टली क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इन विच स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज देयर। प्याजे की किस स्टेज में ऐसा है, तो प्याजे के वहाँ पे चारों ऑप्शन दे दिए गए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। तो ये किस में है, सेंसरी मोटर। अगर वो सेंसरी मोटर ना देखे, इनकी ही पांचों ये चारों स्टेज दे दे या पांचों स्टेज दे दे, इसमें से कौन सी स्टेज में, तो 6 स्टेज में आएगा, 18 से 24 महीने की। क्योंकि ठहराव तो तभी आएगा जब उसे चीज़ों की जानकारी होगी। जानकारी भाई 1 महीने के बच्चे को तो होगी नहीं, 2 महीने के बच्चों को भी, 4 महीने के भी नहीं हो। तो अब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस, थोड़ी सी ठहराव की स्थिति उसमें कहाँ पे आती है वस्तु स्थायित्व की, तो इसकी 6 स्टेज में आती है, 18 से 24 महीने के बच्चे में आती है। तो ये आपकी 1 से लेकर 6 तक जो इसकी स्टेजेस थी वो पूरी तरह से क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। गोल ओरिएंटेशन किस में आ जाता है बताइए, गोल ओरिएंटेशन के किस में आ जाती है, ये देखिए आपका 4th स्टेज में आता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। आप बस बच्चे की एज याद रखिए और वो स्टेजेस आप आसानी से बता पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेजेस भी समझ में आई होंगी। अब हम लोग इनकी दूसरी स्टेज पे बात कर लेते हैं, जो कि होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, 2 से 7 साल तक होती है। कब से कब तक होती है, 2 से 7 साल तक होती है। और ये जो अवस्था है ये भी 2 भागों में विभाजित है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये अवस्था जो है 2 भागों में विभाजित है। एक तो है प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज और एक है इंट्यूटिव स्टेज, जिसको कि एक बोलता है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और एक अंतर्दर्शी अवधि। दोनों स्टेज, सबसे पहली स्टेज ये तो 2 से 7 साल है, और इसमें जो 2 स्टेज डिवाइडेड हैं, ये एक पहली वाली जो 2 से 4 साल तक है, और फिर दूसरी जो है 4 से 7 साल तक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहली स्टेज को पढ़ लेते हैं, प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज। प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज जो पीरियड होता है वो 2 से 4 साल के बच्चों में होता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं इस चीज़ को पढ़ते हैं। इसमें क्या सूचकता का विकास होने लग जाता है, मतलब सिग्निफायर्स, चीज़ों को समझने लग जाता है, सिग्निफाई करने लग जाता है, चिंतन व कार्य में संकेत करने लग जाता है, खेलों के साथ चीज़ें करने लग जाता है, खेल नाटक करने लग जाता है, नकल करने लग जाता है, किसमें, इसी अवधि में। और इसमें आत्मकेंद्रित चीज़ें आ जाती हैं, ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है, थोड़ा उसमें ईगोइज्म आ जाता है। तो ये प्रश्न बहुत आया हुआ कि बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म कब होता है, किस एज में होता है, तो प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज होता है, और उसमें भी आपका ये पहले वाले पीरियड में हो जाता है। अच्छा, ईगोसेंट्रिज्म के लिए इन्होंने एक वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था बच्चों को पढ़ाते हुए। यहाँ पे ये बोल दिया जाता है 3 पर्वत की समस्या बच्चों को किस स्टेज में होती है, तो 2 से 4 साल होती है। और अगर 2 से 4 साल ना दिया जाए तो सीधे सीधे वहाँ पे 2 से 7 साल लिखा होगा, क्योंकि ये स्टेज तो दूसरी ही है। तो पर्वत की अवस्था उन्होंने क्या किया था, ऐसे करके एक पर्वत बनाया, दूसरा पर्वत बनाया, तीसरा पर्वत बनाया, और एक बच्चा इधर बैठा हुआ जिससे वो चीज़ पूछ रहे हैं, और दूसरा बच्चा यहाँ पे, उन्होंने पूछा कि आपको यहाँ पे सपोज करिए सारी चीज़ें रखी हुई, उन्होंने क्या बोला कि पर्वत जो है वो घटते हुए क्रम में है। इस बच्चे से पूछा क्या ये जो पर्वत है किस तरह से है, तीनों पर्वतों की समस्या, तो उन्होंने बताया ये पर्वत जो है वो घटते हुए क्रम में है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन इधर से पूछा तो उसने बताया बढ़ते हुए क्रम में, मगर ये बात ये बच्चा मान ही नहीं रहा। वो कह रहा नहीं, ये घटते हुए क्रम में दिख रहे हैं तो घटते हुए क्रम में उसको भी दिखेंगे। तो यही चीज़ क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है, उसके अंदर एक ईगोइज्म चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ बोलता है कि जो मेरी है या जो मैंने बोला है वो मेरी ही है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों में क्या करता है, नहीं ये मेरी मम्मी है, तो जाके चिपक जाता है, उनकी गोदी में चला जाता है, तो ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। उसमें एनिमिज्म आ जाता है, जीवोवाद करने लग जाता है। जीवोवाद कैसे करता है, एनिमिज्म हो जाता है। ये चीज़ क्वेश्चन आया हुआ है, जीववाद मतलब चीज़ों को, गतिशील वस्तुओं को जीव समझने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा चलते चलते गिर जाता है कभी 2 से 3 साल की उम्र में, और अब मम्मी लोग का अरे ज़मीन ने गिरा दिया, दीवार ने चोट मार दी, गाड़ी ने चोट मार दी। जैसे देखा गाड़ी के पास बैठा बच्चा होता है, वहाँ से गिर जाए तो कह रहे गाड़ी ने चोट मार दी। बच्चा ये बात बोलता है, क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि वो जो निर्जीव चीज़ें हैं या गतिशील चीज़ें हैं उनमें भी वो समझता है कि उसमें जीव है, मतलब उसमें जान है। ठीक है, जैसे गाड़ी हो गया, सड़क हो गया। तो ये अवस्था कब होती है एनिमिज्म की, ये भी 2 से 4 साल की। वहाँ पे सीटेट में क्वेश्चन दोस्त आते कैसे हैं, ऐसे ही आते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, एनिमिज्म इन विच ईयर, सीटेट की, आपकी सीटेट बोल रहा हूँ, प्याजे की किस स्टेज में एनिमिज्म होता है, तो सेकेंड स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज में भी अगर वो वेरीफाई कर दे या
बाइफरकेशन कर दे कि 2 स्टेजेस दे दी गई, उन दोनों स्टेज में कब होता है, तो 2 से 4 साल की अवस्था में होता है। खुद से बात करते हैं, आपने देखा होगा आपस में ही खेलते रहते हैं, चम्मच उठा लिया, गाड़ी उठा ली, गाड़ी ये इधर जा रही है, उधर जा रही है, स्पाइडरमैन, इस तरह से वो खुद से भी बातें करने लग जाता है। तो इनकी दूसरी स्टेज में पहली स्टेज है। फिर इंट्यूसिव पीरियड जो 4 से 7 साल तक का होता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में रिवर्सिबिलिटी कब नहीं होती है। ये कब नहीं होती है, तो ये होती है 4 से 7 साल। वहाँ पे या तो 2 से 7 साल होगा, 4 से 7 साल होगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, रिवर्सिबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है कि ये चीज़ें ऐसी, जैसे आपने ये भी यहाँ पे एग्जांपल समझा होगा कि उसको एक चीज़ दे दिया गया, इससे पूछा गया एक ये बड़ा ग्लास है और एक ये छोटा कटोरी करके रख दिया, थाली रख दिया, और इसमें इसको दूध रख दिया गया या जूस रख दिया गया, तो उसने बोला किसमें ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें ही है, मगर उसने ये पतला बड़ा ग्लास देखा तो उसने बोला ये, मगर अब वो रिवर्सिबल इसको नहीं कर पाता है, दोबारा से इस चीज़ को नहीं। दूसरे एग्जांपल इस तरह से हम समझ सकते हैं, सपोज करिए आपने बोला कि ये आपका क्या है, ये आपका स्कूल है यहाँ पे, और ये आपका घर है। बच्चा जो है स्कूल से घर तक जाता है, उसने बोल दिया ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, क्या है 4 किलोमीटर है। तो आपने उससे पूछा क्या स्कूल से घर कितना किलोमीटर है, तो वो ये नहीं बता पाता 4 किलोमीटर। सपोज़ करिए आपने दुकान तक उसको टॉफ़ी लेने के लिए भेज दिया कि जाओ वहाँ से 10 रुपये आपने दे दिए उसको, कि आपने क्या किया, ये टॉफ़ी लेके आ जाओ, तो वो टॉफ़ी लेके तो आ जाता है, मगर आपने पूछा कि ये चीज़ें उसमें कितने कितने रुपए दिए थे, कितनी चीज़ें मिली या कितनी दूरी थी, वो चीज़ें वो वहाँ पे नहीं बता पाता है। तो सीधे तौर पे समझने की बात ये है कि उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। रिवर्सिबिलिटी कब नहीं होती, 4 से 7 साल के बच्चे में। सबसे पहले यहाँ से रिलेट करिए, ईगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म होता है, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है, विकेंद्रीकरण का अभाव होता है, ठीक है, संरक्षण का अभाव होता है। उसे कोई भी चीज़ दिख रही है तो वो दूसरे में भी वो समझेगा वैसे के वैसे ही। सपोज करिए आपने उसको क्या किया, एक गिलास में पानी दे दिया, दूसरे इस कटोरी में पानी दे दिया, इसमें आपको पता है 4 लीटर है, इसमें 5 लीटर है, मगर क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है तो वो बोलेगा नहीं इसमें ही ज़्यादा है। अब यही सेम चीज़ आपने पलट दी, फिर भी वो बोलेगा नहीं इसमें ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी ही है, तो उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पे इसकी दूसरी स्टेज भी कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ इसको देखते रहें, इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ। अब हम लोग इनकी तीसरी स्टेज पे पहुँच जाते हैं। तीसरी स्टेज, सारी स्टेजेस ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्टेज पे पहुँचते हैं, क्या तीसरी स्टेज पे पहुँचते हैं कि तीसरी स्टेज को ठोस संक्रियात्मक की अवस्था बोलता है, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसको कि मूर्त संक्रियाओं का भी बोला जाता है। ये भी प्रश्न आता है, जैसे मैंने बोला इंग्लिश में तो एक ही नाम है, हिंदी में कई सारे नाम हैं, तो इसको ठोस संक्रिया की अवस्था भी बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं, मूर्त वस्तुओं का अवस्था भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, थिंकिंग तो हो जाती है, मूर्त वस्तुओं का तर्क, मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं उसका ही हम अनुमान लगा सकते हैं, दूसरा नहीं लगा रहे हैं। आपने बोला कि ये यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है, बस गाड़ी रखी हुई, उसके बाद उसमें कोई भी लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, मतलब उसके बियॉन्ड वो चीज़ों को नहीं सोच पा रहा है अभी। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है। प्रश्न आपके आता है कि किस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती है। अब जब इसमें ही नहीं है, एक चीज़ दिमाग लगाइए यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब पियाजे की तीसरी स्टेज में ही नहीं है तो सेकंड और फर्स्ट में तो होगी ही नहीं, ठीक है। यही प्रश्न आपको याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस में नहीं होती, तो तीसरी स्टेज में नहीं होती। एनिमिज्म किस स्टेज में होती, दूसरी स्टेज में होता है। ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी किस में होता है, दूसरी स्टेज में होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। अब यही चीज़ जो होती है उसमें नहीं होती, इसमें आ जाती है, क्या इसमें ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो चीज़ों को उलटने पलटने लग जाता है, ठीक है, क्रमबद्ध तरह से रखने लग जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या था, उसमें आपने उनसे बोल दिया बच्चे से कि आप 1 से लेके 100 तक गिनती सुनाइए, उसने सुना दी, मगर उसमें ही आपने क्या किया, 100 से अगर 1 से बोला तो वो नहीं सुना पाता है। बट इसमें क्या किया आपने, अगर इससे बोल दिया कि 1 से 100 सुनाइए और फिर 100 से 1 सुनाइए, तो वो सुनाने लग जाता है। तो क्या है, इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है और उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, तो इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। इसमें इसको दिशाओं का ज्ञान होने लग जाता है, चीज़ें क्रमबद्ध तरह से रख सकता है। सपोज करिए आपने यहाँ पे बोल दिया कि बड़े से छोटा, छोटा से इससे ऐसे करके चीज़ों को रखिए, इसमें वो रख सकता है, उस स्टेज में वो रख नहीं पाता है।
तो ये इनकी तीसरी स्टेज है। इसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कमी होती है, मूर्त संक्रियाओं की चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ उसको सामने दिख रही है वो सारे काम वो कर लेगा, बियॉन्ड उसके वो चीज़ें नहीं कर पाता है। क्रमबद्ध तरीके से रखने लग जाता है, आरोही क्रम में रखने लग जाता है, अवरोही क्रम में रखने लगा, उसमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, आपने कहीं पे भेजा और वहाँ से वो वापस आ सकता है। आपने देखा होगा बच्चों को आप जब बोलते हैं कि आपको यहाँ पे जाना, तो वो खुद से ही दिशा अच्छा यहाँ जाएंगे तो ये पोल पड़ेगा, ये चबूतरा पड़ेगा, ये दुकान पड़ेगी, ये ऐसे करके वो चीज़ें बताने लग जाता है। तो वो किस स्टेज में आता है, वो 7 से 11 साल के बच्चे में आ जाता है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती सबसे पहली बात, बस बाकी उसमें क्या चीज़ें वो करने लग जाता है, जो चीज़ वो सेकेंड स्टेज में नहीं करता है या कमी होती है वो इसमें आ जाती है। जैसे कि उसमें ठहराव जो था वो और अच्छी तरह से आ जाता है, और ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। एनिमिज्म जो चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं, एनिमिज्म दिया गया और जो सारी चीज़ें दी गई वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रीकरण, वो ईगोसेंट्रिज्म उसमें ख़त्म होने लग जाती है, वो चीज़ों को समझने लग जाता है, एनिमिज्म ख़त्म होने लग जाती है। क्यों? उस चीज़ को वो और रिलेट करके समझ पाता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये इनकी थर्ड स्टेज हो जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं इनकी फोर्थ स्टेज पे, जो कि लास्ट स्टेज भी है, ठीक है। लास्ट स्टेज क्या? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, 11 से आगे तक की एज, अमूर्त चिंतन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या है? अमूर्त चिंतन, मतलब अब जो चीज़ वो नहीं भी देख रहा है फिर भी वो उसमें चिंतन करने लग जाता है। आपने सीधे सीधे बोल दिया वहाँ पे गाय होगी, तो अब वो वहाँ की वो सारी चीज़ें बता रहा है कि गाय होगी, ऐसा होगा, उस तरह से होगा, मतलब अब वो जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहा तो वो अब वो सारी चीज़ें करने लग जाता है, ठीक है। इसकी स्टेज क्या है? 11 से आगे तक की अवस्था है। बहुत सारे लोगों इसको 11 से 12 भी बोला है, बट ज़्यादातर ये 11 से आगे तक की ही रहती है। इसको परिपक्व अवस्था भी बोला है, 11 वर्ष से लगातार बोला है, 11 वर्ष से किशोरावस्था तक बोला है। तो आप इसको समझ लीजिए 11 से आगे तक की अवस्था है। क्या है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या आ जाता है? इसमें अमूर्त चिंतन आ जाता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। और इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे तो इसमें सारी चीज़ें वो जो अभी तक 1 साल के बच्चा पैदा हुआ वहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसमें जो गलतियाँ थीं उसको कम करने लगता है, चीज़ों को सुधार करने लग जाता है, उसको एक प्रॉपर वे में करने की कोशिश करने लग जाता है और करने भी लग जाता है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करने लग जाता है। यहाँ पे उन्होंने एक बात भी बोली थी कि पेंडुलम की समस्या का प्रयोग, मतलब उन चीज़ों को समझने लग जाता है, वो भी इसमें ही करने लग जाता है। निगमन का विकास आ जाता है, तर्क शक्ति आ जाती है, नियम से उदाहरण की तरफ चलने लग जाता है। अब सारी चिंतन हो जाते हैं, चिंतन का विकास होता है, मतलब डाइवर्ज थिंकिंग, अब वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी तरह से करने की कोशिश करने लग जाता है, करने की उसमें क्षमता हो जाती है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वही है कि इसमें वो सारे काम करने लग जाता है जो पहले की स्टेजेस में नहीं कर पाता है। अब आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि बच्चा वहाँ से उसने सीखना शुरू किया, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद इतना बड़ा हो जाता है वो सारी चीज़ें सीख पाता है। वीडियो यहाँ तक ही आपकी रखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही पढ़ दिया है। और आप लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आप लोगों के लिए पेडागोजी के सारी वो थ्योरीज करवा दूंगा जो कि आपके सीटेट में इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप पास जरूर हो जाएंगे डेफिनेटली। क्योंकि पेडागोजी क्या ही आपके माइंड का गेम है, आप इसको समझते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए। अब यहाँ से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अभी क्या क्वेश्चन पूछ ले आप कोई भी पता नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दी हैं। और अब प्लीज़ जो लोग यहाँ तक जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए अपना, वो जो मैंने 2 क्वेश्चन वहाँ पे दिए तो उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उन दोनों के आंसर्स क्या हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो भी एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्त।